हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और हम लोग फार्माकोलॉजी के सेकेंड सेमेस्टर के क्लासेस को कंटिन्यू करते हुए थर्ड यूनिट MPL 202 सब्जेक्ट के थ्योरी पार्ट के यूनिट थर्ड पे पहुंच चुके हैं। और ये एक छोटा सा यूनिट है, इसमें हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या है। ठीक है, ये पूरा एक पार्ट में होने वाला है। ठीक है, इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजी स्टडीज़, जिसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी स्टडीज़ देखेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्टडीज़ देखेंगे, उसके बाद जीनोटॉक्सिसिटी स्टडीज़, टेरेटोजेनिसिटी स्टडीज़, और फिर एक लास्ट टॉपिक है इसमें इन विवो कार्सिनोजेनिसिटी स्टडीज़। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम इस टॉपिक के नाम को पढ़ें तो मतलब हमें क्या समझ में आता है, रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजी से क्या समझ में आता है हमें। इसको बहुत ही आसान शब्दों में ये समझें कि कोई भी सब्सटेंस को लेने से अगर हमारा रिप्रोडक्शन सिस्टम के कोई भी पार्ट, रिप्रोडक्शन सिस्टम का कोई भी पार्ट प्री या पोस्ट अगर डैमेज हो रहा है या उस पर इफ़ेक्ट भी हो रहा है तो उस सारे सब्सटेंस को हम लोग रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजी में स्टडी करते हैं। सबसे पहले टॉक्सिकोलॉजी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस है उसकी अगर टॉक्सिकोलॉजी स्टडी करने, अगर रेगुलेटरी एजेंसी अगर आपसे बोलती है कोई भी सब्सटेंस की टॉक्सिकोलॉजी स्टडी करके लेके आओ भाई, ठीक है, तो आप उसकी टॉक्सिकोलॉजी को 3 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहले जनरल टॉक्सिकोलॉजी, जिस पे आप देखते हैं वो सब्सटेंस की क्या क्या इफ़ेक्ट होती है, कैसे इफ़ेक्ट करता है, जनरल इफ़ेक्ट क्या होती है। दूसरा होता है सिस्टमिक, कि सिस्टमिक में मीन्स कोई स्पेसिफिक ऑर्गन है, ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कोई पैरासीटामोल लेने से लीवर डैमेज होगा, तो ये हमने टॉक्सिकोलॉजी स्टडी में ही पता किया है कि पैरासीटामोल लेने से कोई दूसरा ऑर्गन नहीं, सबसे पहले लीवर डैमेज होता है, फिर किडनी डैमेज होता है। ठीक है, और तीसरा इसका हिस्सा होता है रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजी, क्योंकि इसका रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजी स्टडी इसलिए ज़रूरी है कि इसका इफ़ेक्ट जो भी होता है, कोई भी सब्सटेंस का इफ़ेक्ट है ना रिप्रोडक्टिव के अंदर, उसका इफ़ेक्ट तुरंत नहीं, कुछ दिन के बाद दिखेगा। या तो 6 महीने हो सकता है, 1 साल हो सकता है, या फिर बच्चे पैदा होने के बाद उसको 10 साल के बाद भी उसका इफ़ेक्ट दिख सकता है। तो इस तरह से ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि इसको अच्छे से पढ़ें और अच्छे से इसकी कोई भी सब्सटेंस की रिप्रोडक्टिव स्टडी की जाए। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या होता है। रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ टॉक्सिकोलॉजी स्टडीज दैट स्टडीज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ substance on reproductive system of male and female, as well as their impact on fertility, pregnancy, fetal development and postnatal growth। मतलब सिर्फ रिप्रोडक्शन तक ही इसकी स्टडी को रोका नहीं जाता, उसके बाद फीटल डेवलपमेंट और पोस्टनेटल ग्रोथ पे भी कहीं इम्पैक्ट तो नहीं कर रहा है, बच्चा बड़ा हो ही नहीं पा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम उसको सारे हिस्से में कवर करते हैं, प्री और पोस्ट स्टडी दोनों करते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से फैक्टर्स को स्टडी किया जाता है। क्या कोई भी टेस्ट सब्सटेंस हम उसको नाम दे देते हैं। ठीक है, बार बार ये आएगा कि अगर कोई ड्रग तो नहीं कर सकते हैं, अगर कोई भी सब्सटेंस अभी टेस्ट में ही है तो उसको टेस्ट ड्रग या टेस्ट सैंपल कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी सैंपल लेने से क्या रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी पे कम हो जाती है। ठीक है, हार्म द डेवलपिंग एम्ब्रियो इन fetus, हैव कैन कॉज congenital abnormalities, can affect the growth and development after birth। ठीक है, तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कोई भी सब्सटेंस या सैंपल का टॉक्सिकोलॉजी स्टडीज़ के अंदर रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजी स्टडी कंप्लीट करके हम उसकी रिपोर्ट रेगुलेटरी एजेंसीज़ को हैंड ओवर करें। ठीक है,
अब रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी स्टडीज़ को कुछ क्लासिफिकेशन किया गया है, इसको 3 हिस्से में क्लासीफाई किया गया है। इसमें पहला हिस्सा है सेगमेंट 1 जिसका नाम है, दूसरा सेगमेंट 2, तीसरा सेगमेंट 3। ठीक है, तो पहला जो फर्स्ट पार्ट है उसकी नाम है फर्टिलिटी एंड जनरल रिप्रोडक्शन। ठीक है, दूसरा का है टेरेटोजेनेसिटी, तीसरा का है पेरी एंड पोस्ट नेटल। अब डिटेल में नीचे देखेंगे क्या क्या होता है इसके अंदर। ठीक है, पहला स्टडी का टाइप क्या है, फर्टिलिटी एंड जनरल रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस। इसका पर्पज़ क्या है, उसके इफ़ेक्ट को देखेंगे, सब्सटेंस या टेस्ट सैंपल के इफ़ेक्ट को देखेंगे कि मेटिंग पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, फर्टिलिटी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। सेगमेंट 2 में हम क्या स्टडी करते हैं, उसके इफ़ेक्ट फीटस पे क्या है, मेल फॉर्मेशन तो नहीं हो पा रहा है, हो जा रहा है बच्चे में। ठीक है, सेगमेंट 3 में हम स्टडी करेंगे लेट प्रेगनेंसी पे, लाइक 8 to 9th मंथ में जो भी प्रेगनेंसी होती है उसको लेट प्रेगनेंसी कहते हैं, उसमें क्या इफ़ेक्ट हो रहा है ऑफ स्प्रिंग डेवलपमेंट में। ठीक है, बच्चे बड़े होने जाने पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, उसी को एक एक करके डिटेल में देखते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी स्टडीज़, पहला फर्टिलिटी, दूसरा टेरेटोजेनेसिटी, तीसरा पेरी पोस्ट नेटल। इसमें क्या फाइंड करते हैं, इनफर्टिलिटी, मेटिंग प्रॉब्लम, अर्ली एम्ब्रियो डेथ। सेकंड में क्या देखते हैं, चाइल्ड डिफेक्ट, क्लेफ्ट पैलेट, लिम्ब एंड ऑर्गन एबनॉर्मलिटी। अब तीसरे में क्या देखते हैं, न्यूनेटल डेथ। न्यूनेटल मीन्स जो 6 महीने से छोटे बच्चे होते हैं, एक अप्रॉक्स रेंज बता रहा हूँ मैं, जो बहुत ही नवजात जिसको आम हिंदी भाषा में कहते हैं। ठीक है, 6 महीने से जो भी छोटे बच्चे होते हैं उसको न्यूनेटल कहते हैं। अगर उनकी डेथ की केसेस कैसी हैं, ज़्यादा हैं, कम हैं, अगर ज़्यादा है तो कौन सी ड्रग्स की वजह से ज़्यादा ये बढ़ गया। डिलेड डेवलपमेंट, हम लोग देखते हैं बहुत सारे बच्चे के कॉग्निटिव बिहेवियर बहुत जल्दी डेवलप नहीं हो पाता है। ठीक है, बिहेवियर इश्यूज़, तो हम लोग सारे पैरामीटर्स को स्टडी करना बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाता है। इसमें थैलेडोमाइड ट्रेजेडी हुई थी, जिसमें हुआ था कि एक ड्रग थी थैलेडोमाइड नेम से। ठीक है, उसके वजह से थैलेडोमाइड ड्रग थी जो जिसको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया मॉर्निंग सिकनेस के लिए। अब इसको फीमेल लेते रहीं, जो भी प्रेग्नेंट फीमेल थी उन वो इसको लेती थी ताकि मॉर्निंग सिकनेस कम हो, लेकिन जब चाइल्ड बर्थ हुआ तो देखा गया उनको फोकोलीमिया है। ठीक है, मतलब चाइल्ड जो भी पैदा हुआ किसी के लिम्ब नहीं थे, किसी का लिम्ब है तो अंडर डेवलप्ड है, एक हाथ नहीं है, किसी का एक पैर नहीं है, किसी के दोनों हाथ छोटे रह गए हैं, किसी के दोनों पैर छोटे रह गए, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा मेल फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद रेगुलेटरी एजेंसी काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गई सब मामले में कि मतलब हमें एक रिप्रोडक्टिव स्टडी भी चाहिए सब्सटेंस की, ताकि हम 6 महीने 7 महीने उसका इफ़ेक्ट नहीं पता चले, जब वो बच्चे पैदा होने लगे तब उसके बाद ही बहुत सारे केसेस आए। तो ऑलमोस्ट 10,000 बच्चे के साथ ऐसा हुआ था। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी स्टडीज़ में हम लोग देखते हैं क्या क्या होता है। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी स्टडीज़ इवेल्युएट द इफेक्ट ऑफ अ सब्सटेंस ऑन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अब इसमें क्या क्या हो सकता है, स्पर्म प्रोडक्शन कैसा है, हार्मोनल बैलेंस कैसा है, फर्टिलिटी कैसा है। ठीक है, मेल टॉक्सिसिटी आर ऑफ्टन असेस्ड एज अ पार्ट 1 ऑफ सेगमेंट 1 स्टडीज़। ठीक है, बट मे ऑल्सो इवेल्यूएटेड इन द रिपीटेड डोज टॉक्सिसिटी स्टडीज़। मतलब आप लंबे समय तक ले रहे हो तो आप उसको क्रॉनिक पैरामीटर्स के अंदर भी मेजर कर सकते हो, बट मेजरली हम लोग सेगमेंट 1 में ही इसको स्टडी करते हैं। अब स्टडी करने का ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, क्यों हम मेल रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी स्टडी करना चाहते हैं। ठीक है, उसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टडी करना, स्पर्म प्रोडक्शन कैसा है, ड्रग लेने की वजह से स्पर्म प्रोडक्शन बढ़ा है, घटा है, कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, स्पर्म की क्वालिटी क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के स्ट्रक्चर में कोई चेंज तो नहीं आया, उनके फंक्शन में कैसा है, कोई चेंज तो नहीं आया, हार्मोनल रेगुलेशन
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेनली मेन में होता है, तो हम देखते हैं कि हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट तो नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा कम तो नहीं हो गया, बहुत ज़्यादा तो नहीं हो गया। फर्टिलाइजिंग एबिलिटी तो कैसी है स्पर्म्स की, ठीक है। अब इसकी स्टडी डिज़ाइन कैसे होती है, ये जो जब हम ये टेस्टिंग करते हैं तो उसकी स्टडी कैसे करते हैं। सबसे पहले रैट्स को यूज़ करते हैं हम लोग, यूजुअली 4 to 6 वीक्स प्रायर टू मेटिंग से 4 से 6-10, बेसिकली 4 से 6 होता है, 4 to 10 वीक्स पहले उससे फिर उसको ड्रग या सैंपल देते हैं, ठीक है। अब किस टाइप से सैंपल देंगे, अगर सैंपल ओरल है तो हम रैट को ओरल देंगे, अगर डर्मल है स्किन के थ्रू देने वाला सैंपल है तो हम डर्मली इसको देंगे, इनहेलेशनल है तो हम उसको इनहेलेशनल रूट से देंगे रैट को, और उसको 2-3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। सबसे पहला कंट्रोल ग्रुप, दूसरे को सिंगल डोज देंगे, मतलब क्वांटिटी भी हो सकता है, ठीक है। अगर इसको 0 कंट्रोल को अगर 0 ग्राम है तो फर्स्ट कैटेगरी को 1 ग्राम देंगे, सेकेंड को उसका दुगना डोज देंगे, ठीक है। तीसरे क्लास को उसको 3 टाइम्स डोज देंगे, ताकि हम डिफरेंट कंडीशन के अंदर स्टडी कर पाएँ कि अगर 1x डोज देने पे क्या इफ़ेक्ट मिला, 2x डोज पे क्या इफ़ेक्ट मिला, 3x पे क्या इफ़ेक्ट मिला, या फिर 1/2x पे क्या इफ़ेक्ट मिला। मतलब बहुत सारे कंडीशंस हो सकते हैं, किस तरह से हम स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है। और फिर लास्ट में जो भी रिजल्ट्स आता है उसको हम कंपेयर करते हैं टेस्ट और कंट्रोल के बीच में। पैरामीटर्स क्या क्या हम एवेल्युएट करते हैं स्टडी में। सबसे पहले फंक्शनल पैरामीटर, मेटिंग बिहेवियर क्या है, कोई चेंज आया मेटिंग बिहेवियर में, फर्टिलिटी इंडेक्स में क्या रहा, पॉपुलेशन सक्सेस में क्या रहा, ठीक है। स्पर्म एनालिसिस करते हैं, स्पर्म काउंट देखते हैं, स्पर्म मोटिलिटी देखते हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ स्पर्म भी चेक करते हैं, क्या कोई डिफॉर्मेशन तो नहीं हो रहा है। ऑर्गन इवेल्युएशन को, टेस्टिस का वेट देखते हैं, एपिडाइडिमिस का वेट देखते हैं, प्रोस्टेट एंड अदर जो वेसिकल्स होते हैं, जो भी ऑर्गन्स एसोसिएटेड होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, उनको हम बहुत डिटेल में स्टडी करते हैं, बहुत कंपैरेटिव मैनर में स्टडी करते हैं टेस्ट और कंट्रोल के बीच में, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि ये ड्रग का इफ़ेक्ट कहाँ पे है और किस तरह से ये हमें चेंजेस दिखा रही है, ठीक है। जैसे हार्मोन लेवल पे क्या चेंजेस हैं, फिर हिस्टोपैथोलॉजिकल लेवल पे क्या है, टिश्यूज़, वहाँ के टिश्यूज़ को लेके उसको डाइसेक्ट करके उसको अच्छे से एनालाइज करने पे हो सकता है बहुत सारे पैरामीटर्स को हमें जानकारी मिले, ठीक है। कौन कौन से रीजन के टिश्यू लेके स्टडी कर सकते हैं, टेस्टिस के, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स के, स्पर्मेटोजेनेटिक सेल्स के, ठीक है। इसका इम्पोर्टेंस क्यों है, मतलब क्यों ये स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, अब करने से क्या इफ़ेक्ट मिलता है। सबसे पहले इनफर्टिलिटी रिस्क पता चलता है कि मतलब, ठीक है, हार्मोनल का क्या बैलेंस है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, कोई भी सब्सटेंस को लगातार यूज़ करने से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, स्पर्म क्वालिटी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। लाइक सम स्टडीज सजेस्ट दैट कि जो भी स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, उनके स्पर्म क्वालिटी कम होती जा रही है, ख़राब होती जा रही है। तो ये हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग ने इस पर बहुत स्टडी किया है, स्टडी करने के बाद हम उसको बता सकते हैं कि ऐसे करके ये घट रहा है, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी स्टडीज़, जैसे हमने मेल का किया उसी तरीके से फीमेल का करेंगे, इसमें 2 सेगमेंट में, ठीक है। सेगमेंट 1 में फर्टिलिटी एंड जनरल रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस देखेंगे, ठीक है। अब इसकी जैसे मेल का सेगमेंट 1 का स्टडी किया था हम लोगों ने, सेम तरीके से फीमेल का भी करेंगे। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, स्ट्रेस साइकिल मीन्स मेंसेस साइकिल पे हम देखेंगे क्या स्टडी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, साइकिल डिले हो रही है या प्री मैच्योर हो जा रहा है, ठीक है। इवेल्युएट द मेटिंग बिहेवियर, इवेल्युएट द कंसेप्शन रेट, असेस द इम्प्लांटेशन एंड अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या उससे एसोसिएटेड सेकेंडरी ऑर्गन्स भी होंगे तो उनको पूरा अच्छे से कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, ठीक है। स्टडी डिज़ाइन में क्या होता है, फीमेल रैट्स लेते हैं, ठीक है,
सेम होगा जैसे मेल में था कि एक फीमेल रैट लिया और उसको दो पार्ट्स में कंट्रोल और सैंपल में डिवाइड करेंगे। कंट्रोल को कोई ड्रग नहीं देंगे, सैंपल को ड्रग देंगे, लास्ट में दोनों की कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। ठीक है, अब हम फीमेल्स में कौन कौन से पैरामीटर्स इवेल्युएट करेंगे? साइकिल करेंगे, मेंसेस साइकिल, ओव्यूलेशन करेंगे, हार्मोनल बैलेंस करेंगे, फर्टिलिटी इंडेक्स को मेज़र करेंगे, उसमें मेटिंग इंडेक्स, फर्टिलिटी इंडेक्स, कंसेप्शन रेट, अर्ली प्रेगनेंसी आउटकम, नंबर ऑफ इम्प्लांटेशन साइट, कितने साइट पे एग और स्पर्म इम्प्लांट हुए हैं उनकी स्टडी करेंगे, प्री इम्प्लांटेशन लॉस मतलब कितने सारे एग्स का लॉस हुआ, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ, कौन सा जो एग्स है जो फ्यूजन होने के बाद कन्वर्ट नहीं हो पाए, इम्प्लांट होने के बाद कन्वर्ट नहीं हो पाया। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है इन सब चीज़ों को स्टडी करना। ठीक है, अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि इनफर्टिलिटी, इससे हम स्टडी सेगमेंट 1 स्टडी हेल्प टू डिटेक्ट द इनफर्टिलिटी, अर्ली एम्ब्रायो टॉक्सिसिटी या इफेक्ट ऑन रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, इम्पेयरमेंट ऑफ कंसेप्शंस। ठीक है, अब सेगमेंट 2 आता है। सेम सेगमेंट 1 तो सेम है, मेल और फीमेल के लिए अलग अलग पैरामीटर्स भी सब कुछ सेम है। ठीक है, अब सेगमेंट 2 में देखते हैं टेरेटोजेनिसिटी, एम्ब्रियो फीटल डेवलपमेंट स्टडी। जैसे सेगमेंट 1 प्री कंसेप्शन से लेके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से लेके प्री कंसेप्शन तक था। अब जो है सेकेंड सेगमेंट 2 कंसेप्शन से लेके एम्ब्रियो डेवलपमेंट तक है। ठीक है, और जो तीसरा है वो 8 to 9th मीन्स कंफर्म प्रेगनेंसी या लेट प्रेगनेंसी से लेके नियोनेटल ग्रोथ तक है मतलब। ठीक है, इस पार्ट में तो अभी हम सेगमेंट 2 में देखते हैं क्या क्या होता है। सेगमेंट 2 स्टडी आर डिजाइन टू इवेल्युएट द इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस ऑन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड फीटस ड्यूरिंग ऑर्गेनोजेनेसिस। मतलब चाइल्ड का ऑर्गन का डेवलपमेंट हो रहा है उस समय में हम इसमें स्टडी करते हैं क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है चाइल्ड के ऊपर, क्या क्या लिम्ब पूरी तरीके से फॉर्म हो रही है या नहीं हो रही है, ऑर्गन पूरी तरीके से डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोई डैमेज तो नहीं है उस रीजन में। ठीक है, दीज स्टडीज़ specifically assess the teratogenetic effect, meaning the ability to cause the structural abnormalities birth defect। जैसे हमने वोकोलुम्बिया वाली बात करी थी कि जैसे सेकेंड स्टेज में ऑर्गन बच रहा है, बच्चे का ऑर्गन डेवलप हो रहा है, अगर टेरेटोजेनिक इफेक्ट होगा कोई भी सब्सटेंस का तो उसके ऑर्गन ग्रोथ को हिंडर्ड करेगा। ठीक है, हिंडर्ड करने से क्या होंगे, या ऑर्गन इनकम्प्लीट होंगे, या तो लॉस ऑफ ऑर्गन हो सकता है, या तो वो ऑर्गन डेवलप ही नहीं होगा या इनकम्प्लीट होगा, तो मतलब छोटा रहेगा, नॉर्मल लेंथ से छोटा रहेगा। तो हम इस तरीके से स्टडी में पता कर लेते हैं कि अगर सैंपल का ये सब इफ़ेक्ट आ रहा है तो ये सैंपल को रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? डिटेक्ट द फीटल मेलफॉर्मेशन, एसेस द एम्ब्रियो टॉक्सिसिटी, इवेल्युएट द ग्रोथ रिटार्डेशन। मतलब हमने बात करी ना कि अगर हमें पता है कि नॉर्मल बच्चे का 4 सेंटीमीटर लिम्ब ग्रोथ होता है फीमेल में, एग्जाम्पल की बात है। ठीक है, और अगर कोई भी फीमेल का हम देख रहे हैं कि अगर 2 सेंटीमीटर की ग्रोथ हुआ है 6 मंथ के अंदर एक लिम्ब का, तो हम समझ जाते हैं कि इस बच्चे का हाथ या लिम्ब जो भी है पूरा वो डेवलप नहीं हो पाएगा और उसका ग्रोथ स्लो है इस चीज़ में। ठीक है, आइडेंटिफाई द डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटी, सेम सी बात है। स्टडी डिज़ाइन क्या है? रैट्स और रैबिट्स पे ये स्टडी करते हैं ड्यूरिंग ऑर्गेनोजेनेसिस, जेस्टेशन डेज से 6 से 15 दिन तक के बीच में स्टडी करते हैं। प्रेग्नेंट फीमेल आर सेक्रीफाइस बिफोर डिलीवरी फॉर द फीटल एग्जामिनेशन। ठीक है, फीमेल्स को जो भी फीमेल्स इम्प्लांटेड फीमेल्स होती हैं उनसे जो भी फीटल्स जो भी होते हैं जो उनके अंदर डेवलप हो रहे होते हैं मिड फीटल्स में, मिड प्रेगनेंसी में जो भी होते हैं उनको सेक्रीफाइस करके उनके जो भी इम्प्लांट्स होते हैं उनको निकाल के हम लोग डाइसेक्ट करके बहुत डिटेल में स्टडी करते हैं कि क्या क्या इफ़ेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है।
वो कौन कौन से पैरामीटर्स पे स्टडी करते हैं? बॉडी वेट, फूड कंजम्पशन, क्लिनिकल साइंस, नंबर ऑफ लाइव एंड डेड टिश्यूज़, ठीक है, रिजॉर्प्शन, ठीक है, fetal weight, sex ratios, external deformation, visceral abnormalities, skeleton abnormalities, जैसे बोन, लिम्ब क्लेफ्ट हो गया, ऑर्गन हो गया, बोन डिफॉर्मिटीज़, ठीक है। टाइप ऑफ डेवलपमेंटल इफेक्ट, एम्ब्रियो टॉक्सिसिटी, डेथ ऑफ एम्ब्रियो, फीटोटॉक्सिसिटी, ग्रोथ रिटार्डेशन, टेरेटोजेनेसिटी, स्ट्रक्चरल मैलफॉर्मेशन। ये चीज़ों को आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन MCQ में बन सकते हैं। सीधी सी बात है, एम्ब्रियो डेथ, अगर एम्ब्रियो में टॉक्सिसिटी हो गई तो एम्ब्रियो का डेथ तय है। अगर फीटो में टॉक्सिसिटी हो चुकी, फीटल में टॉक्सिसिटी हो चुकी है तो ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगा। अगर टेरेटोजेनेसिटी है तो जो भी बच्चा है उसका जो स्ट्रक्चर है वो इनकम्प्लीट होगा, ठीक है, या मेलफॉर्म्ड होगा। इम्पॉर्टेंस क्या है? सेगमेंट 2 के स्टडी करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बर्थ डिफेक्ट रिस्क को हम कम करना चाहते हैं आने वाले समय में, डेवलपमेंटल टॉक्सिसिटी को कम करना चाहते हैं, सेफ्टी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब क्या है कि मल्टीपल टाइम सोनोग्राफी होता है, कोई भी चाइल्ड अगर डेवलप होता है तो फीमेल्स मल्टीपल टाइम अल्ट्रासाउंड्स कराते हैं। अल्ट्रासाउंड्स में हम लोग ये सब पैरामीटर्स को स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। अब ये स्टडी कब आई? हमने बताया था कि आपको थैलेडोमाइड के बाद से ये स्टडी ने बहुत स्ट्रिक्ट हो गई, जिसमें रेगुलेटरी एजेंसीज और इसको बहुत ध्यान से करवाने लगी, ठीक है। अब सेगमेंट 3 मतलब चाइल्ड फीमेल बॉडी में डेवलप हो रहा है, उसके बाद लेट 8 to 9 मंथ से लेके जब तक बच्चा बड़ा हो रहा है, मतलब 1 साल तक, 2 साल तक ये स्टडीज़ को अच्छे से मॉनिटर किया जाता है, ताकि देखने के क्या इफ़ेक्ट, अगर किसी प्रेगनेंसी के टाइम इफ़ेक्ट नहीं रहा तो हो सकता है कि चाइल्ड बर्थ के बाद उस चाइल्ड पे इफ़ेक्ट रहे उस चीज़ की, तो ये सब पोस्ट नेटल इफ़ेक्ट हो सकता है। तो इसलिए इन सब पैरामीटर्स को अच्छे से स्टडी किया जाता है। अब इसमें क्या क्या स्टडी करते हैं? लेट प्रेगनेंसी, पार्चुरेशन, लैक्टेशन, पोस्ट नेटल डेवलपमेंट ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है? एसेस द इफेक्ट ऑन चाइल्ड बर्थ, evaluate the neonatal survival condition, study the growth and development of offspring, assess the reproductive function of next generation, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन पे कहीं इसका इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, इन सब पैरामीटर्स को भी स्टडी किया जाता है। स्टडी डिजाइंस में हम लोग डाइट यूज़ करते हैं, लेट गेस्टेशन थ्रू लैक्टेशन, ठीक है। ऑफस्प्रिंग आर ऑब्जर्व्ड आफ्टर बर्थ, रैट्स को लेते हैं, जो भी लेटर्स डेवलप होते हैं, बाद में जो भी बच्चा निकलता है, उनको जब भी वो लैक्टेटिंग पीरियड पे होते हैं उस समय उनकी पूरी स्टडी की जाती है, ठीक है। कौन कौन से पैरामीटर्स को स्टडी करते हैं हम लोग? गेस्टेशन लेंथ, कितने समय तक रहा, मतलब कितना टाइम का था, कहीं ज़्यादा तो नहीं रह गया, कोई 10th मंथ तक तो नहीं रह गया। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये ह्यूमंस का एग्जांपल है। जनरली 9 मंथ में होता है, तो कहीं ये 8 मंथ में भी होना डेंजरस है, तो वो भी स्टडी का पार्ट है कि अगर 8 मंथ में हुआ तो फिर क्यों हुआ, अगर 10th मंथ में डिले हुआ तो भी क्यों हुआ, ठीक है। अब पार्चुरेशन बिहेवियर कैसा था? नॉर्मल था, उसमें बॉडी की फिजियोलॉजी क्या थी, मैटरनल बिहेवियर क्या है, फीमेल्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, और चाइल्ड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। ऑफस्प्रिंग के क्या पैरामीटर्स है? सर्वाइवल रेट, क्या बच्चा बच रहा है, उसकी बॉडी वेट क्या थी, ज़्यादा थी, कम थी, फिजिकल डेवलपमेंट, आई ओपनिंग, हेयर ग्रोथ है कि नहीं उसके ऊपर, बिहेवियर डेवलपमेंट कैसा है, कहीं वो कॉग्निटिवली पीछे तो नहीं है, ठीक है। सेक्सुअल मैच्योरेशन क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑफस्प्रिंग, परफॉर्मेंस ऑफ ऑफस्प्रिंग। ये स्टडी यहाँ पे नहीं रुकती है, ये स्टडी रुकती है, ये स्टडी को हम इस चाइल्ड के भी, जो भी चाइल्ड होंगे वहाँ तक, कहीं जैसे जनरेशन 1 को हमने स्टडी किया, अब हम जनरेशन 2 को भी स्टडी करेंगे, इस चाइल्ड के चाइल्ड तक का, ठीक है। कहीं इसका इफ़ेक्ट यहाँ तो नहीं दिख रहा है, तो मतलब कि अगर डिलेड इफ़ेक्ट भी दिख रहा है कोई भी ड्रग का या सब्सटेंस का, तो भी हम उसको क्वेश्चन करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं।
ठीक है। अब इससे स्टडी का इम्पोर्टेंस क्या है? न्यूनेटल टॉक्सिसिटी को समझने के लिए डेवलपमेंट डिलेज क्यों हो रहे हैं, बिहेवियर एबनॉर्मलिटीज़ क्यों है, इफ़ेक्ट ऑन फ्यूचर रिप्रोडक्शन क्यों हो, ठीक है। अब ओवरऑल इम्पॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजी क्या है? इंश्योर दैट द सेफ्टी ऑफ ड्रग्स इन प्रेगनेंसी, डायरेक्ट detect fertility related adverse effect, identify the risk of future generation, support the regulatory approval, prevent the congenital abnormalities in human. These studies are mandatory for drug intended for childbearing age, ठीक है, chronic therapy, hormonal treatment. अब इस यूनिट का कंक्लूजन में भी यही है। सेगमेंट 1 में हम फर्टिलिटी स्टडी करते हैं, सेगमेंट 2 में टेरेटोजेनेसिटी, सेगमेंट 3 में पेरी मीन्स लास्ट और पोस्ट नेटल डेवलपमेंट, ठीक है, प्रेगनेंसी से थोड़ा पहले और उसके बाद जो भी चाइल्ड डेवलपमेंट होता है वहाँ तक स्टडी करते हैं, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी में क्या क्या पैरामीटर्स को देखते हैं? स्पर्म काउंट एंड मोटिलिटी, टेस्टिस एंड एपिडाइडमिस वेट, टेस्टोस्टेरोन एंड हार्मोन लेवल। फीमेल में क्या स्टडी करते हैं? स्ट्रेस साइकिल रेगुलरिटी, ओव्यूलेशन एंड कंसेप्शन रेट, इम्प्लांटेशन सक्सेस, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, और इसमें मेटिंग बिहेवियर दोनों में कॉमन है। अब इसके इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? फीटल मेलफॉर्मेशन, बच्चे का ऑर्गन या फिर कोई अच्छे से डेवलप नहीं होना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, नेक्स्ट जनरेशन फर्टिलिटी, ठीक है। अब इस यूनिट का पार्ट 2 है ये, इसमें मेनली हम स्टडी करेंगे जीनोटॉक्सिसिटी स्टडीज़ एंड इन वीवो कार्सिनोजेनेसिटी स्टडी। अब जीनोटॉक्सिसिटी में समझने के लिए सबसे पहले हमें बहुत बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए। सबसे बेसिक पार्ट ये है कि हम लोग बने कैसे हैं। डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, ये फंक्शनल प्रोटीन बहुत ही सिंपल भाषा में लिखते हैं, ठीक है। जीनोटॉक्सिसिटी, जीन क्या होता है? डीएनए, ठीक है। सबसे पहले दोनों टर्म को हमें समझना होगा, उसके बाद ही हम इस चीज़ को आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम टर्म्स को अच्छे से समझ जाएंगे, जीनोटॉक्सिसिटी स्टडीज़ किसको कहते हैं और कार्सिनोजेनेसिटी का स्टडीज़, कार्सिनोजेनेसिटी का मतलब क्या होता है, जीनोटॉक्सिसिटी का मतलब क्या होता है, तो फिर हम इनके स्टडीज़ को भी समझ जाएंगे। इन विवो मीन्स तो सिंपल सी बात है, लिविंग, ठीक है। अब हमें दो टर्म समझना है, जीनोटॉक्सिसिटी और कार्सिनोजेनेसिटी। तो जीनोटॉक्सिसिटी मतलब, जीन मतलब क्या होता है? जीन डीएनए का फंक्शनल यूनिट है। तो जैसे हम इसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, अगर आप ऐसे समझोगे तो बहुत इजी रहेगा। जीनो मीन्स किससे बना है? जीन, ठीक है। जीनोटॉक्सिसिटी किससे बना है? जीन से। अगर कोई भी सब्सटेंस जीन पे इफ़ेक्ट कर रही है, मतलब जीन के लिए टॉक्सिक है, अब अल्टीमेटली क्या होगा? जीन को टॉक्सिसिटी होगा तो हमारा डीएनए डैमेज होगा, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, तो अल्टीमेटली हमारा पूरा फंक्शनल खराबी हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी सब्सटेंस अगर जीन पे इफ़ेक्ट कर रही है, तो अगर जीन पे टॉक्सिसिटी कॉज कर रही है तो वो सब्सटेंस जीनोटॉक्सिसिटी के स्टडी के अंदर आएगी। कार्सिनोज, अब ये क्या होता है? शॉर्ट टर्म स्टडी होती है, क्योंकि हम तुरंत देख सकते हैं कि भाई एक्स नाम का सब्सटेंस है, जीन के साथ इंटरफेयर कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि एक्स जो है जो जीनोटॉक्सिक है, ठीक है। अब कार्सिनोजेनेसिटी मतलब क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस अगर वो कैंसरस है कि नहीं, ठीक है। और ये कार्सिनोजेनेसिटी जो स्टडीज़ होती है ये लॉन्ग टर्म होती है, जीनोटॉक्सिसिटी शॉर्ट टर्म होती है, ठीक है।
अब देखते हैं, इन दोनों का डिटेल में पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारे सब पॉइंट्स भी हैं और आप पे ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, जीनोटॉक्सिसिटी स्टडीज़ और कार्सिनोजेनेसिटी स्टडीज़। ठीक है, तो जीनोटॉक्सिसिटी को आप अच्छे से समझेंगे तो बहुत बहुत लंबा है, इसमें 3-4 सब पार्ट्स हैं, 3-4 तरीके से टेस्ट करने के उपाय बताए गए हैं कि कैसे हम पता कर सकते हैं कोई भी सब्सटेंस जीन के लिए टॉक्सिक है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। Genotoxicity and carcinogenicity studies are the critical component of regulatory toxicology, as these are aimed to test whether a substance can cause damage to genetic material, ठीक है, और induce cancer। अगर जेनेटिक मटेरियल को डैमेज कर रहा है तो जीनोटॉक्सिसिटी, अगर कैंसर को इंड्यूस कर रहा है कार्सिनोजेनेसिटी। ठीक है, these effects are particularly serious because these may lead to mutation, hereditary defects, or tumor formation. Genotoxicity studies are generally conducted in early drug development, while the carcinogenicity studies are long-term studies performed when there is a concern for cancer rising during chronic exposure। ठीक है, अगर इसको समझने की कोशिश ये करो कि अगर एक्स है, अगर ये जीनोटॉक्सिक है तो जीन पे ये तुरंत अपना इफ़ेक्ट देगा, और अगर एक्स कैंसरस है तो इसका इफ़ेक्ट तुरंत नहीं मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि आपने एक डोज किसी का लिया और वो कैंसर कॉज कर गया, लेकिन अगर जीनोटॉक्सिसिटी कॉज करने की क्षमता है तो एक डोज में भी कर देगा। ठीक है, जीनोटॉक्सिसिटी स्टडीज़ को डिटेल में देखते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? जीनोटॉक्सिसिटी रेफर टू द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू डैमेज डीएनए और जेनेटिक मटेरियल लीडिंग टू जीन म्यूटेशन, क्रोमोसोमल डैमेज और डीएनए स्ट्रैंड ब्रेक्स। ठीक है, जीन में म्यूटेशन हो सकती है, क्रोमोसोम्स डैमेज हो सकते हैं और डीएनए स्ट्रैंड्स जो भी डीएनए होते हैं आपके वो टूट सकते हैं। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हो सकता है? कैंसर हो सकता है, बर्थ डिफेक्ट हो सकता है, हेरिटेबल जेनेटिक डिसऑर्डर, आपका जीन ही डैमेज हो गया। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर जीन में आपका यहाँ का पार्ट यहाँ से जॉइंट होना था, ए टू बी जॉइंट होना था, और ये ए टू डी हो गया, सी टू डी हो गया। ठीक है, इस तरह से अगर क्रॉस जॉइनिंग भी हो गई तो आपका सेम जीन आपके चाइल्ड में ट्रांसफ़र होगा नेक्स्ट जनरेशन में। ठीक है, और उसको भी सेम जीन मिलेगा ए डी के साथ, बी सी के साथ, तो इस तरह से फिर ये आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है जीनोटॉक्सिसिटी स्टडी के? डिटेक्ट जीन म्यूटेशन, आइडेंटिफाई द क्रोमोसोमल डैमेज, एसेस द डीएनए डैमेज पोटेंशियल, प्रेडिक्ट द कार्सिनोजेनेसिक रिस्क, इंश्योर द जेनेटिक सेफ्टी ऑफ अ ड्रग एंड केमिकल्स। अब टाइप्स कौन कौन है? 3 तरह का टाइप्स होता है, आप इसको एक बार में समझ लो अच्छे से। 3 टेस्ट है, सिलेबस में भी दिया हुआ है, लॉन्ग क्वेश्चन पक्का बनना है इस यूनिट से। ठीक है, आप उसकी टेंशन मत लो। अब ये जो पिक्चर्स जो मैंने कहीं कहीं पे अटैच किए हैं, ये आपके पूरी तरीके से रिवीजन के लिए, आप इनको देख के समझ सकते हो कैसे पेज का लेंथ बढ़ा सकते हो। एक जगह सबसे पहले समरी लिख दो, उसके बाद हर एक टेस्ट को एक्सप्लेन करो, फिर लास्ट में समरी लिख दो, कंक्लूज़न लिख दो। ठीक है, तो और बीच बीच में फ्लो चार्ट बना दो, इससे पेज का लेंथ बढ़ जाएगा। अभी नीचे कैसे बनाना है फ्लो चार्ट, वो आने हर एक टॉपिक्स को हमने समझाया नीचे स्लाइड्स में। ठीक है, नेक्स्ट है एम्स टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, आप इसको आसान शब्दों में समझो कि एक्स नाम का बैक्टीरिया लेते हैं, ये इसको हम लोग पहले ब्रेक डाउन कर देते हैं, मतलब इसको ख़राब कर देते हैं। ठीक है, अगर हमें किसी को चेक करना है, बहुत मूवी वाला सीन है। ठीक है, मूवी जैसा है कि एक्स जो है वो एक्टिंग कर रहा है कि भाई उसको पैदल चलने नहीं आता है। ठीक है, उसको पैदल चलने नहीं आता एक्स को। अब हम क्या करेंगे, वो हमेशा क्या कहते हैं सपोर्ट लेके चलता है। ठीक है,
खुद से वो नहीं चल सकता। अब इसके सामने हमने रैट छोड़ दिया, रैट या फिर स्नेक ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, स्नेक छोड़ दिया। अगर ये सच में नहीं चलने के हालत में होगा तो ये गिर जाएगा और ये टूट जाएगा, मतलब ये आगे नहीं जा सकता। लेकिन अगर ये फेक कर रहा होगा, ठीक है, अगर ये फेक कर रहा होगा एक्स, तो ये अपना जो भी सपोर्ट सिस्टम है इसको छोड़ेगा और ये दौड़ के आगे निकल जाएगा। सेम चीज़ यही करते हैं हम लोग इसमें भी, ठीक है। अब इसको अब देखो, स्पेशल बैक्टीरिया कैन नॉट ग्रो विदाउट अ न्यूट्रिएंट। हमें पता है कि ये बैक्टीरिया जो है विदाउट न्यूट्रिएंट ये ग्रो नहीं कर सकती है। अब हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया को केमिकल के साथ एक्सपोज करते हैं। कौन से केमिकल? जो हमारा सैंपल है, ठीक है। अब समझना ध्यान से, एक बार समझ जाओगे बहुत अच्छा होगा। आपने फाउंडेशन के तौर पे वो एग्जांपल समझ लिया, ठीक है। अब देखो, ये जो बैक्टीरिया है बिना न्यूट्रिएंट्स के ग्रो नहीं कर सकती। अब इसको हम क्या करते हैं, सैंपल के साथ एक्सपोज करते हैं, ठीक है। अब सैंपल से एक्सपोज करने पे अगर सैंपल हमारा जीनोटॉक्सिक हुआ, ठीक है, तो अब क्या करेगा, इसके म्यूटेशन को फिक्स कर देगा और मान लो इसमें म्यूटेशन कर देगा, ठीक है। अगर इसमें कोई भी चेंजेस हुआ और ये फिर से ग्रो करने लगा, मतलब वो भागने लगा, तो हम कह सकते हैं कि भाई जो हमारा सैंपल था वो जीनोटॉक्सिक था। अब समझे इस चीज़ को, एक बैक्टीरिया था, वो खुद खा नहीं सकता था, हमने उसके सामने खाना रखा, अब वो खाना रखने से पिघल गया, मतलब म्यूटेशन हो गया उसके अंदर। म्यूटेशन होने के बाद वो खाना खाने लगेगा, खाना खाने लगेगा और क्या होगा, खाना खाने से क्या होगा, कॉलोनीज डेवलप होने लगेंगी। और ये कॉलोनीज डेवलप हो गई मतलब उसमें म्यूटेशन कंफर्म हो गया कि भाई उसने कुछ ना कुछ तो चेंज किया है अपने बिहेवियर में, तभी वो खाना खा पा रहा है। समझ रहे हो? ये एक इन विट्रो टेस्ट होता है जिसको हम लैब में परफॉर्म करते हैं, जिसमें हम समझते हैं कि अगर कोई सब्सटेंस अगर म्यूटेशन कॉज कर रहा है जिसकी वजह से बैक्टीरिया अगर वो खाना खाने लगती है या फिर न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने लगती है और उसके कॉलोनीज डेवलप होने लगते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि ये टेस्ट पॉजिटिव है और ये सब्सटेंस कार्सिनोजेनिक या जीनोटॉक्सिक हो सकता है। अगला टेस्ट है क्रोमोसोमल एबरेशन टेस्ट। ये कैसे काम करता है, सेल्स लाइक ह्यूमन सेल्स और हैमस्टर सेल्स को लेते हैं, इसको केमिकल्स के साथ ट्रीट करते हैं, स्टॉप सेल डिवीजन, स्ट्रेन द क्रोमोसोम। अब इसको समझो, इसको जूम करता हूँ मैं, एक मिनट, ठीक है। हमने पहले सेल लाइन लिया, ह्यूमन का या कोई एनिमल का लिया, हैमस्टर का, ठीक है। अब उसको केमिकल के साथ ट्रीट किया, ठीक है। अब केमिकल कौन से होंगे, सैंपल, हर जगह केमिकल की बात होगी तो सैंपल होगा, ठीक है। सैंपल के साथ ट्रीट किया, स्टॉप सेल ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, स्ट्रेन द क्रोमोसोम। आप समझ रहे हो, अगर ये सब्सटेंस सेल डिवीजन को रोक दिया, ठीक है, सेल डिवीजन को हमने रोक दिया और सैंपल के साथ ट्रीट करने के बाद हम उसको देखेंगे क्या उसके क्रोमोसोम में कोई इफेक्ट है, ठीक है, क्रोमोसोम से कोई डैमेज तो नहीं है, ठीक है। जैसे ये देखो, इसमें क्या डिटेक्ट करते हैं, लार्ज स्केल स्ट्रक्चर डैमेज टू क्रोमोसोम लाइक ब्रेकिंग, डिलीटिंग, रीअरेंजिंग बिग पीसेस ऑफ क्रोमोसोम अंडर माइक्रोस्कोप। क्या ये सब्सटेंस को सैंपल को ट्रीट करने पे, सेल को सैंपल के साथ ट्रीट करने पे क्रोमोसोम पे क्या इफेक्ट पड़ा, हम उसको ये देखते हैं, ठीक है। माइक्रोन्यूक्लियस टेस्ट में क्या है भी, सेम चीज़ करते हैं, सेल डिवाइड आफ्टर एक्सपोजर टू केमिकल के साथ सेल को एक्सपोज कर दो पहले, ठीक है। ब्रोकन पीसेज और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम डोंट जॉइन द मेन न्यूक्लियस। कभी कभी ये होता है कि अगर सेल पॉजिटिव है, सैंपल पॉजिटिव है, मतलब जीनोटॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है,
तो सेल्स जो होंगे वो नॉर्मल डिवाइड होने के बदले एक एक्स्ट्रा पीसेज या छोटे छोटे एक्स्ट्रा पीसेज में डिवाइड हो जाएंगे। ब्रोकन पीसेज और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम पेयर दे डोंट जॉइन द मेन न्यूक्लियस। समझ लो, मतलब डिवीजन इनकम्प्लीट होगा क्योंकि छोटा वाला छोटे छोटे हिस्से में टूट जाएगा। तो हम इसको अच्छे से स्टडी करते हैं, ठीक है। अब एक एक करके ये टेस्ट को देखेंगे, ठीक है। अमेज टेस्ट, बैक्टीरियल रिवर्स म्यूटेशन टेस्ट, ठीक है। बैक्टीरिया अगर म्यूटेशन को रिवर्स कर ले रहा है तो उसी के रिगार्डिंग ये टेस्ट है, ठीक है। अमेज टेस्ट इज one of the most widely used screening test for detecting gene mutation. It uses specially designed strains of bacteria to determine whether a substance can cause mutation in DNA or not. कौन सी OECD गाइडलाइन 471, ठीक है। इसका प्रिंसिपल क्या है, अब यहाँ देखो आप, ठीक है। प्रोसीजर में बैक्टीरिया दैट कैंट ग्रो विदाउट हिस्टिडीन, add a chemical to test, spread on plate with no histidine, no food, ठीक है। 2 दिन तक छोड़ दिया हमने, बैक्टीरिया कॉलोनीज अगर ग्रो बैक, यस, तो पॉजिटिव हो गया टेस्ट हमारा। इससे क्या प्रूफ हो गया कि ये सब्सटेंस जो भी सैंपल था उसने बैक्टीरिया में म्यूटेशन किया। म्यूटेशन करने की वजह से वो जो अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स थे उसको यूज़ करके ग्रो करने लगा, ठीक है। नो, तो हमारा सब्सटेंस नेगेटिव है, टेस्ट हमारा नेगेटिव है और सेफ भी है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ रेलिवेंट कॉलोनीज इंडिकेट म्यूटेजेनिसिटी, नो इंक्रीज इंडिकेट नॉन म्यूटेजेनिक पोटेंशियल। इम्पॉर्टेंस क्या है, rapid and cost effective method है, detect point mutation, widely accepted by the regulatory agency, often the first genotoxicity test performed, ठीक है। सबसे पहला टेस्ट यही परफॉर्म करते हैं हम लोग, इन विट्रो क्रोमोसोमल एवरेशन स्टडी, ठीक है। अब ये जो सेकेंड वाला स्टडी है, दिस स्टडी इवेल्युएट द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू कॉज द स्ट्रक्चरल चेंजेस इन क्रोमोसोम्स इन अ कल्चर्ड मैमेलियन सेल्स। सेल लाइन को हम लोग कल्चर कर लेते हैं, ठीक है। स्टार्ट में क्या है, ग्रो सेल्स इन डिश पेट्री डिश में हम सेल्स को ग्रो करते हैं। ऐड केमिकल्स टू द टेस्ट, इसमें केमिकल्स डाला, 24 to 40 आवर्स आवर उसमें केमिकल्स को रहने देते हैं। फिर कॉलिचिसिन डालते हैं। कॉलिचिसिन डालने से क्या होता है, फ्रीज द सेल्स इन मिड डिवीजन। जो सेल्स डिवाइडिंग स्टेट में होते हैं कॉलिचिसिन उनको रोक देता है, उनका डिवीजन को कंप्लीट नहीं होने देता है। अब जो भी इनकम्प्लीट होता है तो हम उसमें डीएनए स्टडी करते हैं, यहाँ से क्रोमोसोम्स को बाहर निकालते हैं। अब इसको मैग्नीफाई करके उसमें देखते हैं क्या उसका क्रोमोसोम्स में क्या 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 डैमेज हुआ है, ठीक है। क्रोमोसोम ब्रोकन, बेंड और स्वैप्ड, या क्रोमोसोम में कोई डैमेज है, अगर यस तो हमारा सैंपल पॉजिटिव है, मतलब म्यूटाजेनिक है और ये रिजेक्ट हो जाएगा। नो, तो सैंपल अच्छा है हमारा और ये म्यूटाजेनिक नहीं है, ठीक है। कल्चर्ड मैमेलियन सेल आर एक्सपोज टू द टेस्ट सब्सटेंस एंड क्रोमोसोम्स आर एक्सप्लेन्ड, सब एक्सप्लेन्ड है, ठीक है। प्रोसीजर भी हमने बताया आपको। ऑब्जर्वेशन क्या है, क्रोमेटिड्स ब्रेक्स को देखते हैं, क्रोमोसोम्स ब्रेक को देखते हैं, डिलीशंस को देखते हैं, एक्सचेंज को देखते हैं। इंटरप्रेट क्या करते हैं, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी इन एबरेशन, नो इंक्रीज सजेशन ऑफ एब्सेंस ऑफ क्रोमोसोमल डैमेज। सेम ही बात है, अगर क्रोमोसोम सही के सही हो गए, मतलब जैसे होना चाहिए नॉर्मल है, तो हमारा सब्सटेंस नॉन म्यूटाजेनिक है, ठीक है। अगर हमारा क्रोमोसोम्स एब नॉर्मल है तो हमारा सब्सटेंस म्यूटाजेनिक है और वो हमारे लिए हार्मफुल है। सिंपल सी बात है, आप ये फंडा याद रखो। क्रोमोसोम को बीच में स्टडी करते हैं। इन विवो माइक्रो न्यूक्लियस टेस्ट,
Micronucleus stage is the in vivo assay to detect the chromosomal damage in bone marrow and peripheral cells. ठीक है. Grow cell line in dish, same method. Add chemical to the test, same जो ऊपर किया हमने. Let the cell divide once about 24 hours, 24 घंटे के लिए छोड़ दिया. Stain the cell, सेल को स्टेन कर दो. अब उसको माइक्रोस्कोप के अंदर हम देखेंगे. ठीक है. अगर एक्स्ट्रा न्यूक्लियस है, अगर मेन न्यूक्लियस सेल का ये है, अगर उसके आसपास एक्स्ट्रा न्यूक्लियस है तो हमारा टेस्ट पॉजिटिव हो गया. इसका मतलब हमारा जो सब्सटेंस है वो म्यूटाजेनिक है. म्यूटाजेनिक सब्सटेंस हमारे लिए ये फिर ये हार्मफुल है. ठीक है. इंटरप्रेट क्या करते हैं, माइक्रोन्यूक्लिय जीनोटॉक्सिक हो गया सब्सटेंस हमारा, कैस्ट्रोजेनिक भी हो गया, नॉन इंक्रीज एब्सेंस ऑफ क्रोमोसोमल डैमेज. अगर कोई डैमेज नहीं हुआ क्रोमोसोम्स में तो न्यूक्लियस एक ही बनेगा, एक्स्ट्रा न्यूक्लियस छोटे छोटे माइक्रो न्यूक्लियस नहीं बनेंगे. ठीक है. अब इसकी समरी है. एम्स टेस्ट में क्या देखते हैं, जीन म्यूटेशन देखते हैं. क्रोमोसोमल एब्रिवेशन में क्या देखते हैं, क्रोमोसोम्स के डैमेज देखते हैं. माइक्रो न्यूक्लियस टेस्ट में हम लोग क्या देखते हैं कि क्रोमोसोमल्स फ्रेगमेंट की वजह से कोई माइक्रो न्यूक्लियस तो नहीं बन रहा है मेन न्यूक्लियस के सराउंडिंग. ठीक है. अब लास्ट टॉपिक हमारा इस यूनिट का बचा है इन विवो कार्सिनोजेनिसिटी स्टडी. ठीक है. कि कोई भी सब्सटेंस, कार्सिनोजेनिसिटी स्टडीज आर द लॉन्ग टर्म स्टडीज दैट are conducted to determine whether a substance can induce cancer or tumor incidence after a prolonged exposure. अगर कोई भी सब्सटेंस को हम क्रॉनिक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और अगर वो कार्सिनोजेनिक है तो उसका इफ़ेक्ट हमें दिख सकता है कैंसर या ट्यूमर के फॉर्म में. ठीक है. अब इसकी कैसे स्टडी करते हैं उसको समझो आप ध्यान से. लाइव एनिमल लिया, रैट्स या माइस, उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ट्रीटमेंट ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप में. ट्रीटमेंट ग्रुप को क्या है, गिव केमिकल फॉर 18 to 24 मंथ मोस्ट ऑफ देयर एनिमल लाइफ. अब कंट्रोल ग्रुप में क्या है, प्लेसिबो देंगे. ठीक है. अब जैसे ही हमारा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया, 18 से 24 महीने हो चुके हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एनिमल को सैक्रिफाइस करेंगे, उनकी फुल बॉडी एटॉप्सी करेंगे और जितने भी ऑर्गन्स हैं सबको अच्छे से स्टडी करेंगे. अब उनमें ट्यूमर्स देखेंगे, लीवर में, लंग्स में, किडनी में, स्किन में, स्टमक में या फिर अदर ऑर्गन्स में देखेंगे क्या इम्पैक्ट हुआ, कोई ट्यूमर तो नहीं है, कोई कैंसरस तो नहीं है. अगर मोर ट्यूमर इन ट्रीटमेंट ग्रुप देन कंट्रोल, जैसे दो पार्ट में हमने डिवाइड किया, ट्रीटमेंट और कंट्रोल. कंट्रोल को हम लोग क्या दे रहे हैं, प्लेसिबो. ठीक है. और इसको क्या दे रहे हैं, सैंपल दे रहे हैं. ठीक है, ड्रग सैंपल दे रहे हैं. अगर टेस्ट सब्सटेंस में, सैंपल में अगर कैंसरस लेजेंस भी मिले, ठीक है, कैंसरस पैटर्न भी मिला, तो हमारा सब्सटेंस पॉजिटिव, जो भी सैंपल है वो कैंसर के लिए पॉजिटिव हो जाएगा. और अगर प्लेसिबो वाले सब्सटेंस में इसके कंपेयर में अगर इससे ज़्यादा निकला, ठीक है, तो वाइस वर्सा हो जाएगा चीज़ें. हमें कंपेयर करना है कि कंट्रोल सैंपल में जो भी कंट्रोल ग्रुप होगा उसके अंदर ऑर्गन पे कितने इफ़ेक्ट्स मिले या कितने लीजन्स मिले या कैंसर सब्सटेंस पे कितने लीजन्स मिले. जो भी कंट्रोल ग्रुप है जो सैंपल से ट्रीट हो रहा था उसमें कितने इफ़ेक्ट मिले. ठीक है. अब इसकी OECD गाइडलाइन क्या है, 451 और 453. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, डिटेक्ट द ट्यूमर फॉर्मेशन, आइडेंटिफाई द टारगेट ऑर्गन फॉर कैंसर, असेस द डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, इवेल्युएट द लॉन्ग टर्म सेफ्टी. स्टडी डिज़ाइंस क्या है, कितने दिन का, 18 से 24 महीने का होता है. रैट और माइस यूज़ करते हैं, मल्टीपल डोज प्लस कंट्रोल, डेली एक्सपोजर. ऑब्जर्वेशन क्या है, ट्यूमर इंसिडेंस को मेजर करते हैं कि हम
ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं, हम स्टमक लेते हैं दोनों ग्रुप का, ठीक है। स्टमक में हमने देखा जो भी हमारा टेस्ट ग्रुप था और कंट्रोल ग्रुप था, इसके अंदर 4 लेजेंड्स मिले, ठीक है। अब इसमें हमें 0 मिला, तो हम कह देंगे कि जो भी हमारा टेस्ट सब्सटेंस था वो कैंसरस था, ठीक है। टाइम ऑनसेट ऑफ ट्यूमर, मतलब कब इसके अंदर का ट्यूमर हुआ तो कब हुआ, तो इन सब चीज़ों को हम स्टडी करते हैं। ऑर्गन स्पेसिफिक ट्यूमर डेवलपमेंट, मोर्टेलिटी, क्या ट्यूमर होने की वजह से क्या इसकी डेथ हो गई, डेथ कितने एनिमल का हो गया पूरे स्टडी के दौरान, मतलब अलग अलग पैरामीटर्स को स्टडी करते हैं। और डेथ हुआ तो क्यों हुआ, उसके लिए हम लोग हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं कि मतलब लीवर के सेल्स को लेके हमने स्टडी किया क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब टाइप्स ऑफ ट्यूमर 2 तरह का होते हैं, सबको पता है। बेगनाइन ट्यूमर्स जो नॉन इन्वेसिव होते हैं, हमारे लिए नॉन डेंजरस भी होते हैं, मतलब मैलिग्नेंट ट्यूमर्स इन्वेसिव होते हैं, मेटास्टेटिक्स होते हैं, और ये डेंजरस भी होते हैं, ठीक है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसेंशियल फॉर लॉन्ग टर्म ड्रग सेफ्टी, क्या हम, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि अगर एक सब्सटेंस अगर कार्सिनोजेनिक है, जैसे हम लोग कहते हैं, प्लास्टिक के एग्जांपल लेते हैं बहुत बेसिक, कि माइक्रो प्लास्टिक से कैंसरस होता है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं, तो हमने इसके लिए स्टडी किया है कि अगर रैट को 24 मंथ अगर प्लास्टिक का एक्सपोजर दिया जाए तो वो हमारे लिए टॉक्सिक हो सकता है या फिर ट्यूमर डेवलप हो सकता है। अगर रैट में ये स्टडी सक्सेसफुल होती है तो हम इसको कह सकते हैं कि ये टॉक्सिसिटी कॉज करता है। अब दोनों में रिलेशनशिप क्या है, ठीक है, जेनोटॉक्सिसिटी और कार्सिनोजेनिसिटी में, ठीक है। जेनोटॉक्सिक सब्सटेंस में लीड टू कैंसर बाय डीएनए डैमेज, ठीक है। जो जेनोटॉक्सिक सब्सटेंस हो सकते हैं और अगर वो डीएनए को डैमेज किया उसके वजह से भी तो कैंसर हो सकता है, ठीक है। सेम ही चीज़ है, हाउएवर ऑल नॉन कार्सिनो ऑल नॉट ऑल कार्सिनोजेनेसिस आर जीनोटॉक्सिक, सम एक्ट बाय नॉन जीनोटॉक्सिक मैकेनिज्म, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो भी सब्सटेंस कार्सिनोजेनिक है वो जीनोटॉक्सिसिटी भी कॉज कर सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, ठीक है। जीनोटॉक्सिसिटी स्टडीज आर द अर्ली इंडिकेटर व्हाइल कार्सिनोजेनिसिटी स्टडीज आर द लॉन्ग टर्म कैंसर रिस्क, ठीक है। जीनोटॉक्सिसिटी में क्या है, डीएनए डैमेज डायरेक्टली होता है, डिटेक्टेड बाय एम्स टेस्ट, क्रोमोसोमल एब्रिविएशन टेस्ट या माइक्रो न्यूक्लियस टेस्ट, ये लैब में हो जाती है टेस्ट जल्दी। अब कार्सिनोजेनिसिटी में जो भी होता है इसमें क्या होता है, कॉज कैंसर ट्यूमर्स इन अ लिविंग बॉडी, डिटेक्टेड बाय इन विवो कार्सिनोजेनिसिटी स्टडीज इन एनिमल्स, ठीक है। कंक्लूजन क्या है, जीनोटॉक्सिसिटी एंड कार्सिनोजेनिसिटी स्टडीज आर द essential component of non-clinical safety evaluation. Genotoxicity tests such as Ames test, chromosomal aberration assay, and micronucleus test help us to identify the substance can cause damage to the genetic material or not, ठीक है। और क्या होता है, इन विवो कार्सिनोजेनिसिटी स्टडी प्रोवाइड द लॉन्ग टर्म एविडेंस ऑफ ट्यूमर फॉर्मिंग पोटेंशियल, क्योंकि अगर रैट्स को बार बार सेम ही सब्सटेंस एक्सपोजर किया जाके और 18 से 24 महीने देने के बाद हम चेक करते हैं क्या वो उसके लिए टॉक्सिक रहा या नहीं रहा, ट्यूमर कॉज हुआ या नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहीं पे यूनिट 3 एंड हो गया, ठीक है। अब इसके नोट्स के लिए, अगर आपको नोट्स चाहिए, इसके पूरा जो है नोट्स है तो आप कमेंट कर देना, आपको नोट्स या फिर लिंक अटैच कर दूंगा, आपको वहाँ से लिंक से मिल जाएगा पूरा नोट्स, ठीक है, सारे सेमेस्टर का, सारे सब्जेक्ट का, ठीक है। लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय।